Jai Hind, dear students. Welcome to economics class. Dear students, the chapter which is going on is the story of village Palampur, and we are revising this chapter. We have already discussed many topics in this chapter, and in today's period, we will discuss the other topics. So please be with me for next 30 minutes. And I hope everyone is having book. So please open the chapter. So dear students, we are discussing farming in Palampur, and now the second topic is there a way one can grow more from the same land? So in the kind of crops grown and facilities available, पालमपुर को हम कह सकते हैं कि इट इज अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. और जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन और खरीफ क्रॉप्स, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. और अगर विंटर सीजन की बात करें, दैट इज रबी सीजन और रबी क्रॉप्स. Fields are shown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption. जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो पहले अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और जो सरप्लस है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, रायगंज के मार्केट में. लैंड का जो एक पार्ट है वो सुगर केन के लिए डिवोट कर देते हैं, क्योंकि सुगर केन पूरे 1 ईयर का क्रॉप है विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. सुगर केन व्हेन इट्स रॉ फॉर्म known as jaggery is sold to traders in Shahpur. Then the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur, तो द रीजन क्यों वो दो से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करा पा रहे हैं पालमपुर में, तो जो मेन रीजन है वो ये है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. एज यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई पालमपुर में, और इसका फायदा क्या हुआ कि इसने इरिगेशन सिस्टम को बदल दिया. पहले पर्सियन व्हील्स यूज करते थे, अब फार्मर्स जो यूज बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas, है ना, ज्यादा बड़े एरियाज को वो इरिगेट कर सकता है. सो दे स्टार्टेड यूजिंग ट्यूब वेल्स. पहला जो ट्यूबवेल इंस्टॉल हुआ दैट वाज बाय गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दैट फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाय मिड 1970s entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. Then देखो डियर स्टूडेंट्स, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कराना सेम पीस ऑफ लैंड में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. एंड ये सबसे कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड. दैट इज multiple cropping, to grow more than one crop on a piece of land during the year. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potatoes as the third crop from last 15 years, 15 to 20 years. Clear students? Diagram is given of wheat, bajra, sugarcane and potato. Now so dear students, now
कल्टिवेटेड एरियाज ओवर द ईयर्स, इट इज गिवन, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कल्टिवेशन हुआ. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. एक तो वे बताया कि अगर सेम लैंड से प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए. एक दूसरा मेथड भी है एंड दैट इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करना. व्हाट इज यील्ड? YIELD. So yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. So till the mid 1960s, the seeds used in cultivation वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे जिसका यील्ड जो था वो बहुत कम था. हाँ, ये अलग बात है कि ट्रेडिशनल सीड्स को लेस इरिगेशन की जरूरत होती थी. फार्मर्स यूज्ड काऊ डंग and other natural manure as fertilizers. So all these were readily available with the farmers who did not have to buy them. लेकिन जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसने इंडियन फार्मर को कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की, लाइक HYV seeds, high yielding varieties of seeds. और अगर इसको ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर करें तो ये ज्यादा अमाउंट में ग्रेन देता है सिंगल प्लांट में. और इसका फायदा क्या हुआ? द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना. यानी HYV सीड्स का यूज करके अब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा. ये अलग बात है कि HYV seeds needed plenty of water and also chemical fertilizers, है ना. ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए मशीनरीज, HYV seeds, fertilizers, pesticides, many things. So HYV seeds needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अब जो हाई यील्ड्स है वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. और जो फार्मर्स सबसे पहले इंडिया में इसको यूज किसने किया, HYV सीड्स या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, तो वो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर थे. सबसे पहले उन्होंने यूज किया. Farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides. कुछ लोगों ने उसमें से मशीनरी भी परचेस कर लिया, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, जिससे प्लगिंग और हार्वेस्टिंग तेज हो गया. और उसका फायदा क्या हुआ कि व्हीट का प्रोडक्शन बूम कर गया. ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड वो टेक्निक है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा सकते हैं. ठीक है, एक तो मैंने इजी वे बताया था, जो मोस्ट कॉमन वे था वो मल्टीपल क्रॉपिंग था, एंड द सेकंड वाज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. नाउ द नेक्स्ट इज विल द लैंड सस्टेन. देखो, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. बहुत सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इसने नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज कर लिया. बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है. ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन. मैंने बताया था HYV सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. तो बहुत सारे एरियाज में जहां पर ट्यूबवेल इरिगेशन कर रहे हैं वहां पर वाटर टेबल और नीचे चला गया. So environmental resources like soil fertility and groundwater, बहुत साल लगते हैं इसको बिल्ट अप होने में. अगर एक बार डिस्ट्रॉयड हो गए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. आफ्टर दैट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर?
You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. जितने भी लोग एग्रीकल्चर में engaged हैं, उनके पास sufficient land नहीं है cultivation के लिए. About 1/3 of the 450 families, they are landless. मतलब पालमपुर में 150 families जो हैं वो लैंडलेस हैं और उसमें ज्यादातर दलित्स हैं जिनके पास कोई कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है. और अगर रिमेनिंग फैमिलीज की बात करें तो 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज. और अगर प्लॉट छोटा हो ना, अगर एग्रीकल्चरल प्लॉट छोटा हो तो उस पे कल्टीवेशन करना बहुत एडिकेट इनकम नहीं लाता फार्मर की फैमिली के लिए. और देखो हाउ इन पालमपुर लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. कुछ लोगों के पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं. तो छोटे प्लॉट्स पे कल्टीवेशन करना बहुत फायदेमंद नहीं होता. ओके, so you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers. वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड कल्टीवेट करते हैं. और इवन कुछ जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा बड़े एग्रीकल्चरल लैंड हैं. तो लैंड जो है पालमपुर में वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है ना. दीज आर द डायग्राम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर. Cultivated area and farmers, it is given. Marginal and small farmers showing by red, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, they are 55.4% and small farmers 44.6%. Okay, now who will provide the labor? देखो लैंड के बाद लेबर जो है दैट इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फार्मिंग में बहुत सारा लेबर की जरूरत है. तो स्मॉल फार्मर्स जो है उनकी फैमिली से काम चला लेते हैं. यानी फार्मिंग में जो भी लेबर की जरूरत है वो स्मॉल फार्मर अपने फैमिली लेबर से पूरा कर लेते हैं. मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो अपने फील्ड के लिए लेबरर्स को हायर करते हैं. फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, जिनके पास लैंड नहीं है वो लेबर होते हैं, या फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या वो फैमिलीज जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं वो खाली हैं तो वो बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करने चले जाते हैं. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन, है ना, ऑन द फील्ड. जिस तरह से फार्मर्स जो बड़े फार्मर्स होते हैं उस तरह से लेबरर्स का जो कल्टीवेट करते हैं जो क्रॉप है उस पर कोई ऑनरशिप नहीं होता. कोई उस पर उनका, आप कह सकते हैं उनका कोई हक नहीं होता. इंस्टीड दे आर पेड वेजेस, उनको उसके बदले वेजेस दिया जाता है बाय द फार्मर्स. वेजेस जो है वो कैश हो सकता है, इन काइंड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप का शेयर दे सकते हैं. कभी कभी लेबरर्स को वो मील्स भी देते हैं, फूड भी देते हैं. वेजेस की बात करें तो रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी बहुत अलग अलग है. बहुत वाइड वेरिएशन है इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी बहुत वाइड वेरिएशन है. ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, डेली बेसिस में एम्प्लॉय रखते हैं, या किसी एक फार्म एक्टिविटी के लिए एम्प्लॉय रख लिया, या पूरे साल के लिए. आफ्टर दैट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन लेना पड़ता है. दे हैव टू बोरो कैपिटल अरेंज करने के लिए फार्मिंग के लिए.
वो लार्ज फार्मर्स या विलेज मनी लेंडर से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, या ट्रेडर से लोन लेते हैं, who supply various inputs for cultivation, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई होता है तो लोन को रीपे करना उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर स्मॉल फार्मर्स की अगर लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स की बात करें तो उनके पास अपनी सेविंग्स होती है फार्मिंग से, तो वो आराम से कैपिटल जो भी फार्मिंग में जरूरत होता है उसको अरेंज कर लेते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है। ओके, नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो अब जो फार्मर्स, सपोज करो कोई कल्टीवेशन किया और उसने अपने अपने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कल्टीवेशन किया, wheat is harvested and production is complete. अब what farmers do with the wheat? So they retain a part of the wheat for the family's consumption. वो फैमिलीज कंजम्पशन के लिए व्हीट का एक पार्ट रख लेते हैं और जो सरप्लस बचता है उसको जाके मार्केट में सेल कर देते हैं। ओके, सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज। देखो स्मॉल फार्मर्स तो उतना ही ग्रो करा पाते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए नीड के लिए हो, लेकिन वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास सरप्लस होता है एंड दे सेल इट इन द मार्केट। ओके, नाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। देखो फार्मिंग के अलावा जितने भी एक्टिविटीज हैं पालमपुर में, दे आर नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। लाइक डेयरी बहुत कॉमन एक्टिविटी है आफ्टर फार्मिंग। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. Milk is sold in Raiganj, the nearby village. वहाँ से ट्रेडर्स आते हैं, उन्होंने चिलिंग कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स रायगंज में इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर वो मिल्क ला के रखते हैं और वहाँ से वो टाउन और सिटीज में भेज देते हैं। ओके, आफ्टर दैट an example of small scale manufacturing in Palampur. देखो at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories, manufacturing जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है उसकी अपेक्षा जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज करते हैं और स्मॉल स्केल पे किया जाता है। वो ज्यादातर घर पे किया जाता है और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। लेबरर्स वो हायर नहीं करते। ओके, देन शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। देखो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स वो बहुत ज्यादा नहीं है पालमपुर में। सो द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. आप देखेंगे गांव में जनरल स्टोर जो होता है वाइड रेंज रखते हैं, वो सब कुछ बेचते हैं। राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब कुछ बेचते हैं। और फ्यू ऑफ द फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड के आसपास है उन्होंने ई टेबल्स खोले हैं, उन्होंने छोटे छोटे ढाबाज या रेस्टोरेंट टाइप का बना लिया है, वहां पे वो ई टेबल्स बेचते हैं। नाउ द लास्ट इज ट्रांसपोर्ट। देखो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। वहां पे आप रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगे आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिसके बदले में उन्हें पेड होता है, पेमेंट होता है। तो पिछले कई सालों में ये सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो किया। So dear students, this was all about the chapter of the story of village Palampur. Mainly हम लोगों ने इस चैप्टर में रिवाइज किया। सबसे पहले पालमपुर की स्टोरी के बारे में जाना। Then we discussed about organization of production, जिसमें मेनली हम लोगों ने डिस्कस किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल
एंड ह्यूमन कैपिटल। और बाद में इन्हीं फैक्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। तो दो टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस किया। वन वाज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड अनदर वाज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। Then we discussed about non-farm activities. Non-farm activities like dairy, shopkeeping, small scale manufacturing and transport. So dear students, it is my humble request to each and everyone. Please read all the topics of this chapter carefully. So I hope everything is clear now. So dear students, thank you and have a nice day.